चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका द्रोणाज के ऑनलाइन पोर्टल पर। मित्रों, हमने लास्ट टाइम जो है देहरादून जिले के 3 लेक्चर या 3 व्याख्यान पढ़ लिए थे। इसमें हमारा कल जो यूनिट चल रहा था, इसमें हम पढ़ रहे थे देहरादून जनपद का प्रमुख नदी तंत्र या नदियों पर बात कर रहे थे, है ना। और इस सीरीज में आपने कल देखा था यमुना नदी को। यमुना के बारे में हमने पढ़ा था पूरी तरह से कि यमुना नदी किस तरह से जो है 136 किलोमीटर का जो दूरी है उत्तराखंड में, वो किस तरह से तय करती है, उसके बारे में जाना था, है ना। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला हम बात करेंगे टॉन्स नदी तंत्र पे। देहरादून जिले का जो दूसरा रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर सिस्टम है इस देहरादून जनपद में, वो हम बात करेंगे किसके ऊपर? टॉन्स नदी तंत्र के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? तो टॉन्स नदी तंत्र की बात करेंगे, है ना। और इस पर जो है चर्चा करते हैं किसकी? टॉन्स नदी। तो सेकंड हम बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टॉन्स नदी तंत्र के बारे में। टॉन्स जो रिवर सिस्टम है आपका, है ना, टॉन्स नदी तंत्र, या इसी को आप कह देते हैं टॉन्स को। पुराणों में जो टॉन्स का नाम है, वो इस नदी का नाम आपको मिलता है क्या? तमसा नदी। क्या कहते हैं आप? तमसा नदी। ऐतिहासिक नाम इसका क्या है? तमसा नदी। तो इसी ड्रेनेज सिस्टम की या रिवर सिस्टम की आज हम बात करते हैं ना। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो टॉन्स नदी मित्रों, इसकी उत्तराखंड में लंबाई कितनी है? तो 148 किलोमीटर है। कितना है? 148 किलोमीटर की लंबी नदी है। और लेंथ में उत्तराखंड में ये छठा स्थान रखती है। कितने नंबर पर है? तो 6th रैंक रखती है ना। इसका जो पुराणों में नाम मिलेगा मित्रों, ये आपको क्या मिलेगा? तमसा नदी मिलेगा, है ना। हम देखेंगे कि जब महर्षि पाणिनि ने 700 ईसा पूर्व के आसपास, जो कि पाकिस्तान के तक्षशिला के रहने वाले थे, उनकी जो पुस्तक है वो अष्टाध्यायी लिखा, तो उसमें उन्होंने उत्तराखंड में 6 अलग अलग राज्यों की बात किया जो कि मौर्य काल से पहले यहाँ पर अस्तित्व में थे। और इन्हीं में से एक तमसा राज्य था जो उत्तरकाशी में तथा देहरादून जिले में टॉन्स नदी के दोनों ओर होता था। और यहीं से आपने टॉन्स नदी का जो नाम लिया है वो तमसा नदी के नाम से जानी जाती, क्योंकि ये तमसा राज्यों के बीचों बीच बहकर आगे बढ़ता था, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं टॉन्स नदी को। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों की ये आपका स्वर्गारोहिणी गले, स्वर्गारोहिणी माउंटेन है। स्वर्गारोहिणी पर्वत की यदि हम बात करेंगे तो स्वर्गारोहिणी जो पर्वत है ये आपका चमोली और उत्तरकाशी की बाउंड्री पर है। क्या? स्वर्गारोहिणी पर्वत की बात करते हैं ना। और दूसरी तरफ हम बात करें स्वर्गारोहिणी से मित्रों आगे निकलकर एक नदी आगे फ्लो करता है, और इस नदी का जो नाम है, ये जो नदी आगे बढ़ रही है यहाँ से, इस नदी का नाम है मित्रों क्या? सुपिन नदी। स्वर्गारोहिणी से कौन सी नदी निकलती है? सुपिन निकलती है ना। और दूसरी तरफ हिमाचल का पर्टिकुलर एरिया आता है जिसको आप कहते हैं डोडरा क्वार क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र मित्रों? तो डोडरा क्वार क्षेत्र। और इस डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलती है कौन सी नदी? रुपिन नदी। कौन सी नदी मित्रों? तो रुपिन नदी। और इस सुपिन और रुपिन नदियों के संगम पर जब ये रुपिन नदी आपका उत्तरकाशी में आकर संगम बनाती है सुपिन से, तो यहीं पर उत्तरकाशी का कौन सा शहर बसा हुआ है? नेटवाड़। मोरी नेटवाड़ का जो एरिया है ना। और नेटवाड़ आप जानते हैं कि किसके लिए फेमस है? तो नेटवाड़ में मित्रों पोखू देवता का एक मंदिर है। किस मंदिर के लिए फेमस है? तो पोखू देवता मंदिर है नेटवाड़ में। और ये जो पोखू देवता है नेटवाड़ के, ये माने जाते हैं कि दुर्योधन के रूप में और महाभारत कालीन कर्ण की संयुक्त पूजा की जाती इस आपके पोखू देवता के मंदिर में। कहते हैं कि जब इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पुजारी जाता है तो वो भी पीठ करके जाता है, अर्थात कभी भी यहाँ का जो गर्भगृह है उसको नहीं दिखाई देखते हैं, है ना। तो यहाँ से नेटवाड़ वाले क्षेत्र तक ये नदियाँ, ये सुपिन नदी आपका उत्तरकाशी से आगे बढ़ती है और ये हिमाचल से आगे बढ़ती है ना। सुपिन जो एरिया है मित्रों, ये जो सुपिन वाला बेल्ट है, यहीं पर उत्तरकाशी का प्रमुख क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी यहीं पर उत्तरकाशी में क्या है मित्रों? तो गोविंद वन्य जीव विहार है आपका। क्या है? गोविंद नेशनल पार्क और वन्य जीव विहार, इसी के दोनों ओर आपको मिलता है। कहाँ? सुपिन की घाटी में, है ना। हर की दून वाला क्षेत्र है मित्रों। ये आगे चलते हैं तो यहीं पर मित्रों एक आप डैम बनाते हैं सुपिन नदी के ऊपर, जिसको कहते हैं जखोल सांकरी बांध। कौन सा? जखोल सांकरी बांध जो बना हुआ है वो भी आपका किस नदी पर बना हुआ है? तो सुपिन नदी पर। नेटवाड़ में पहुंच गए और यहाँ से मित्रों उत्तरकाशी में ही कुछ दूरी तक ये नदी बहती है। और इस क्षेत्र में अब इसका नाम जो है आपको तमसा नदी मिलेगा। क्या मिलेगा मित्रों? तमसा नदी। और तमसा जो है टॉन्स का ऐतिहासिक या पौराणिक
पौराणिक नाम है। मैंने अभी आपको स्पष्ट किया था कि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से हमें इस नाम की या ये नाम इसका मिलता है। जब ये नेटवाड़ से आगे आते हैं मित्रों, तो यहाँ पर इसके ऊपर 2-3 छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जिसमें आप जो है हनोल जो परियोजना है मित्रों वो इस पर बनी हुई है, नेटवाड़ तमक परियोजना इसके ऊपर बनी हुई है ना। ये सब के सब छोटे छोटे बांध इसके ऊपर बने हुए हैं। अब नदी यहाँ से आगे बढ़ेगा मित्रों, आप देखेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, हनोल वाले एरिया में है ना। देहरादून डिस्ट्रिक्ट का ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, यहाँ पर जौनसारी जनजाति का प्रमुख आराध्य देवता कौन, महाशिव महाराज विराजमान है, और इसे हम कहते हैं क्या, हनोल धाम। कौन सा धाम है, हनोल धाम। किस नदी के बॉटम पर है, टॉन्स नदी के या तमसा नदी के, है ना। और यहीं पर मित्रों इस तरफ से आने वाली एक नदी जो है, जिसका नाम आप क्या कहते हैं, खुनीगाड़ नदी के नाम से जानते हैं। ये खुनीगाड़ नदी आकर संगम बना लेती है किसके साथ, तो आपका टॉन्स नदी के साथ संगम बना लेती है ना। और हनोल आपके किसके संगम पर है, तो टॉन्स नदी। हनोल क्षेत्र में ही अंग्रेजों ने मित्रों इसको तमसा के स्थान पर क्या नाम दिया था, टॉन्स नाम दिया था। जो ये टॉन्स नाम दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया नाम है, तो अंग्रेजों के द्वारा ये दिया गया क्या है, नाम है। यहाँ से हम देखेंगे हनोल का मित्रों जो प्राचीन नाम है, हनोल का प्राचीन नाम आपको चक्करपुर मिलता है। क्या मिलता है, तो चक्करपुर के नाम से जाना जाता है ना। हनोल धाम की जो स्थापना है, हनोल मंदिर की जो स्थापना की मित्रों, ये हूण राजा और हूण शासक जो है हूणाभाट के द्वारा हनोल का ये महत्वपूर्ण मंदिर बनाया गया था। किसके द्वारा, हूणाभाट के द्वारा, है ना। इसीलिए हनोल मंदिर का, इस मंदिर को बनाने का जो शैली है वो भी मित्रों कौन सी शैली है, तो हूण शैली में बना हुआ है। कौन सा मंदिर, हनोल मंदिर, है ना। हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में जब हूणों के राजा हूणाभाट यहाँ शासन कर रहे थे और उनकी पत्नी कीर्तिका देवी उनके साथ यहाँ जो है इस क्षेत्र में थी, तो उस समय इनकी 7 संतानों की हत्या कर दिया था किसने, किरमिर दानव नाम के राक्षस ने। और फिर इसी की वजह से इन लोगों ने जो है पीर पंजाल की पहाड़ियों में देकर महाशिव की आराधना किया, तपस्या किया, और कहते हैं कि महाशिव 4 भाइयों के रूप में आपके इस क्षेत्र में विराजमान हुए, जिसमें जो है बासिक, पबासिक, बोठा और चालता 4 महाशिव के जो रूप हैं वो यहाँ पर जो है पहुंचे। हनोल जो मंदिर है मुख्यतः मित्रों ये बोठा महाराज के लिए फेमस है ना। शिव का जो रूप है बोठा महाराज का। तो ये हनोल धाम आपका किस नदी के बॉटम पर है, तो टॉन्स नदी के, जिसका पुराना नाम क्या है, चक्करपुर, जहां पर मंदिर हूण शैली में राजा हूणाभाट ने बनाया था, है ना। और यहीं पर ये इसके जो है महाशिव का अवतार हुआ था इस क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ से आगे चलेंगे मित्रों तो टॉन्स नदी थोड़ा सा आगे निकलेगी, तो इसी के बॉटम पर आपका कौन सा शहर है, तो त्यूनी शहर है। कौन सा शहर है, त्यूनी शहर। और त्यूनी शहर के पास ही मित्रों हम देखेंगे कि सामने से आराकोट वाले क्षेत्र से आने वाली एक नदी पाबर नदी इसमें संगम बनाती है। कौन सी नदी, तो पाबर नदी। और पाबर नदी पर ही लास्ट टाइम जो है आपदा भी आया था। तो दूसरी जो पाबर और टॉन्स का संगम होता है मित्रों, ये किस जगह पर होता है, तो देहरादून के त्यूनी शहर में आपका जो है ये दोनों नदियां संगम बनाती है ना। यहाँ से नदी आप आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट मित्रों, यहाँ से नदी आगे चलता है टॉन्स नदी। तो फिर हम देखेंगे हम पहुंच जाते हैं मित्रों क्वानू गांव नाम की जगह पर, और यहीं पर इस टॉन्स नदी के ऊपर प्रस्तावित हुआ है मित्रों कौन सा डैम, तो किसाऊ बांध इसी के ऊपर बनाना तय हुआ है। कौन सा डैम मित्रों, तो किसाऊ डैम, है ना। और ये जो किसाऊ बांध है ये टॉन्स नदी के ऊपर हिमाचल तथा उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना बनना है जब भी इस पर कार्य शुरू होगा। किसाऊ डैम की जो ऊंचाई है मित्रों वो 236 मीटर ऊंचा डैम बनेगा, और यदि ये बनता है तो उत्तराखंड का ये आपका दूसरा सबसे ऊंचाई वाला डैम रहेगा, जो कि आपकी यूके ने रिपीट भी कर लिया है कि निम्न में से उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा डैम कौन होगा, तो किसाऊ बांध, है ना। यदि हम पंचेश्वर को, क्योंकि पंचेश्वर का अभी कोई नाम नहीं है, तो ये कितना ऊंचा बनेगा, 236 मीटर की ऊंचाई में बनेगा, है ना। यहीं पर हम पढ़ते हैं कि सर कितने मेगावाट की ये बिजली बनाएगा किसाऊ डैम अगर बन गया, तो मित्रों 600 या कहीं पर 668 मेगावाट का ये बिजली बनाएगा। कौन सा डैम, किसाऊ डैम। तो सेकंड प्रश्न आपसे ये पूछता है कि टॉन्स नदी पर बनने वाला जो क्वानू गांव के पास किसाऊ डैम है ये लगभग कितनी बिजली बनाएगा, तो 600 या 668
मेगावाट। और कितना ऊंचा होगा सर, तो 236 मीटर, जो कि यूके ट्रिपल एस सी आपसे पूछ चुका है कि निम्न में से दूसरा सबसे ऊंचा डैम कौन सा बनने वाला है ना। फिर हम पढ़ते हैं कि सर ये भारत के कितने राज्यों का संयुक्त परियोजना होगा, तो ये भी भारत के 6 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना बनने वाली है किसाऊ डैम, है ना। और 2008 में, 2015 में, 2018 में बार बार इस डैम को बनाने के ऊपर चर्चा रहा, लेकिन मित्रों अभी विधिवत रूप से इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया है ना। यहाँ से टॉन्स नदी आगे चलेगी मित्रों, तो फिर आप पहुंच जाएंगे कोटी इचारी डैम के पास। किस डैम के पास आ जाएंगे, कोटी इचारी डैम। और अगला ही प्रश्न आता है कि जो कोटी इचारी डैम बना हुआ है वो किस नदी के ऊपर है, तो टॉन्स नदी के ऊपर बना हुआ है ना। और कोटी इचारी डैम के विषय में यदि आप जानना चाहेंगे मित्रों तो थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में। ये जो कोटी इचारी डैम है मित्रों, कंबाइंड एक साथ इसका नाम लिया जाता है, ये आपका 1972 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1972। और इस डेट को आपने याद रखना है क्योंकि इस वाले को भी यूके ट्रिपल एस सी आपसे पूछ चुका है, उत्तराखंड की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कोटी इचारी जो परियोजना है मित्रों, ये कितने मेगावाट की है, तो इसका जो मेगावाट है वो 240 मेगावाट की ये परियोजना है। कितने मेगावाट की, तो 240 मेगावाट की परियोजना है आपकी कौन सी, कोटी इचारी जो डैम आपका आता है ना। इससे आगे टॉन्स नदी फिर और आगे चलेगी मित्रों, तो हम पहुंच जाएंगे इसी टॉन्स नदी के ऊपर। और यहाँ आपके लिए आ जाएगा कौन सा बांध, छिब्रो डैम। कौन सा डैम मित्रों, तो छिब्रो। अगला जो डैम आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, टॉन्स नदी के ऊपर छिब्रो परियोजना, है ना। और छिब्रो की यदि बात करेंगे मित्रों, तो छिब्रो को भी बनाने का जो डेट दिया गया है वो 1972 में ही बना है। और ये 220 मेगावाट का एक डैम बनेगा, डैम बना हुआ है, जो किसके ऊपर बना हुआ है, तो टॉन्स नदी के ऊपर बनी हुई तीसरी परियोजना है ना। यहीं से मित्रों नदी थोड़ा और आगे जाती है, तो आप देखते हैं कि डाकपत्थर से पहले ही इस पर एक और प्रोजेक्ट बना हुआ है, खोदरी डैम मित्रों। कौन सा डैम है, खोदरी परियोजना। और खोदरी की यदि बात करेंगे तो खोदरी 1983 में बनाया गया डैम है। कब बना था, 1983 में मित्रों। इसका भी डेट आपको याद रखना है कि सर कब बना था, तो 1982 या 1983 आपकी पुस्तकों में लिखा रहता है खोदरी के विषय में, है ना। और यहीं पर खोदरी का जो मेगावाट है मित्रों, ये 120 मेगावाट का ये भी एक क्या है, डैम बनता है। किस नदी के ऊपर, तो टॉन्स नदी के ऊपर। और यहां से नदी आगे जाएगा मित्रों, तो आप देखेंगे कि लगभग डाकपत्थर, इधर कालसी है, इधर आपका डाकपत्थर है। और इसके बीच में जाकर इस नदी को हम देखेंगे कि ये यमुना के साथ मिल जाती है। 148 किलोमीटर बहने के बाद ये आपका डाकपत्थर है और ऊपर आपका कालसी। इसके बीच में जाकर ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है ना। तो इस तरह से इस नदी का जो लेंथ है मित्रों, टॉन्स नदी का, ये 148 किलोमीटर लंबी नदी है। और यदि हम बात करेंगे तो कालसी और डाकपत्थर में जाकर नेटवाड़ से कालसी डाकपत्थर तक इसका जो लेंथ है वो 148 किलोमीटर है। और फिर आगे जाकर जो है ये किस में मिल जाती है, तो यमुना नदी में मिल जाती है ना, डाकपत्थर बैराज से थोड़ा पहले। अब देखो यमुना नदी से आपके लिए जो क्वेश्चन पूछेगा मित्रों, वो नोट में आपने याद रखना है। पहला प्रश्न टॉन्स नदी से आपसे पूछेगा कि टॉन्स का प्राचीन या ऐतिहासिक नाम या कौन सी नदी तमसा नदी के नाम से जानी जाती है, तो टॉन्स नदी तमसा नदी के नाम से जानी जाती है। सेकंड जो पॉसिबिलिटी मित्रों आपके लिए है वो है कि सुपिन जो है वो किसकी सहायक नदी है, टॉन्स की, क्योंकि सुपिन घाटी में ही मित्रों आपका कौन सा दून है, हरकीदून घाटी है। कौन सी घाटी, हरकीदून की जो वैली है वो आपका सुपिन की वैली में। और जो आपका गोविंद नेशनल पार्क है उत्तरकाशी में, वो भी आपका किस वैली में है, तो सुपिन नदी घाटी में, उत्तरकाशी में। तीसरा जो आपसे प्रश्न पूछ सकता है मित्रों कि कौन सी नदी उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन बेसिन बनाती है। ये देखिए ये कोई नदी बेटा रिवर आगे जा रहा है और इसके बहुत साइड जो आपका ये फॉरेस्ट कवर है, जो आपका ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी नदी है जिसके बहुत साइड, जिसके दोनों ओर सबसे ज्यादा जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वो कौन सी है, टॉन्स नदी। और ये अपने बॉटम पर लगभग 86% का क्या बनाती है, वन बेसिन बनाती है। कौन सा बेसिन मित्रों, तो वन बेसिन। अगला ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है कि किस नदी के दोनों ओर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे या वन है, फॉरेस्ट है ना। और यहीं पर आपको ये 3-4 प्रश्न मित्रों किससे पूछ लेता है, टॉन्स रिवर से।
डन ना। तो इस तरह से टोंस नदी तंत्र को हमने कवर किया कि कैसे टोंस नदी जो है स्वर्गारोहिणी वाले क्षेत्र से आगे बढ़ती है, डोडरा क्वार से रूपिन आगे आती है। डोडरा क्वार क्षेत्र से आपने कौन सी नदी देखा? रूपिन। और स्वर्गारोहिणी से आपने क्या देखा? सुपिन। यहीं पर आगे आते ही गोविंद नेशनल पार्क जो आपका है, इसके बीचों बीच से आगे होते हुए हर की दून घाटी से आगे बढ़ते हुए जखोल सांकरी जो परियोजना है वो हमने उत्तरकाशी में बना रखी, किसके ऊपर? सुपिन के ऊपर। फिर हम नेटवाड़ में आ जाएंगे तो नेटवाड़ प्रॉपर उत्तरकाशी में है मित्रों, और यहाँ पर इस नेटवाड़ नाम की जगह पर रूपिन नदी आकर सुपिन से मिल जाएगी और फिर यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? तमसा नदी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने जाना पूरा के पूरा जो है टोंस नदी के विषय में। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब बात करते हैं देहरादून जनपद का तीसरा जो रिवर सिस्टम है वो आपका है सोंग व सुसवा नदी तंत्र, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगली बात करते हैं। नेक्स्ट अगला जो तंत्र है देहरादून जनपद का तीसरा और अंतिम, इसको हम पढ़ते हैं मित्रों सोंग व सुसवा नदी तंत्र, है ना। और तीसरा रिवर ड्रेनेज सिस्टम है देहरादून जनपद का, और ये अंतिम भी है। तो अगला हम पढ़ेंगे सोंग व सुसवा नदी तंत्र के बारे में, है ना। अब समझते हैं मित्रों कि आखिर ये सोंग नदी जो है किस जगह से निकलती है। तो इसमें सबसे पहले बात किया जाता है मसूरी के आसपास मित्रों। मसूरी से आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर मसूरी के नीचे माउंटेन मैसिव आता है जिसको आप कहते हैं सुरकंडा देवी की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ? सुरकंडा देवी की पहाड़ियाँ, देवी की पहाड़ी। और इस सुरकंडा देवी की पहाड़ी के बॉटम से मित्रों इस जगह से यहाँ से आगे बढ़ती है कौन सी नदी? तो सोंग नदी। कौन सी नदी आगे आती है? तो सोंग नदी। तो सबसे पहले उद्गम पूछेगा कि सर सोंग नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो मसूरी के नीचे जो है आपका सुरकंडा देवी की पहाड़ियों से। कौन सी नदी है मित्रों? ये तो सोंग नदी आप पढ़ते हैं ना। और जब हम आगे आ जाते हैं, ये आपका जो है माल देवता वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? माल देवता। और माल देवता टिहरी और देहरादून की बाउंड्री पर आता है। तो माल देवता वाले क्षेत्र में आकर हम देखेंगे कि इस सोंग नदी में सामने से आने वाली एक नदी है जिसका नाम क्या है? बाल्दी नदी। कौन सी नदी है? बाल्दी नदी। और ये बाल्दी नदी इस माल देवता में आकर संगम बना देती है, किसके साथ? सोंग नदी के साथ, है ना। तो माल देवता किन नदियों के संगम पर है? बाल्दी और सोंग नदी के साथ। अब हम यहाँ देखेंगे मित्रों इस जगह पर इस बाल्दी नदी की चर्चा करेंगे। तो इसी बाल्दी नदी पर देहरादून का या उत्तराखंड का जो सबसे विशाल झरना है, वो जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है मित्रों, वो किस नदी के ऊपर है आपका? तो बाल्दी नदी के ऊपर है। कौन सा वाटरफॉल? सहस्त्रधारा जलप्रपात। और ये उत्तराखंड का सबसे विशाल जलप्रपात कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे विशाल वाटरफॉल कहलाता है। किस नदी पर है? बाल्दी नदी पर। यदि मित्रों प्रश्न पूछा जाए कि ये किसके लिए फेमस है, तो माक्षिक या गंधक युक्त जल के लिए फेमस है आपका क्या? ये आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो कि चर्म लोगों के लिए सर्वोत्तम होता है। गंधक, है ना, सर्वोत्तम होता है किसके लिए? चर्म रोग, चमड़ी से संबंधित जो रोग होते हैं। तो गंधक के लिए फेमस है सहस्त्रधारा जलप्रपात, आपका बाल्दी नदी के ऊपर है देहरादून में। और उत्तराखंड का सबसे विशाल वाटरफॉल है मित्रों कौन सा? सहस्त्रधारा जलप्रपात, है ना। यहाँ से हम आते हैं तो मालदेवता के पास मित्रों ये जो टिहरी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक गांव यहाँ पर पर्टिकुलर आपको मिलेगा जिसका नाम क्या है? सौंदना गांव है। क्या कहते हैं इसको? सौंदना गांव के नाम से जाना जाता है। और इस सौंदना गांव के पास उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है यहाँ पर मित्रों घोषणा किया था किस बांध को बनाने का? तो सोंग बांध को बनाने की घोषणा किया था। सॉरी, सोंग बांध को बनाने की घोषणा किया। और ये 2020 में उत्तराखंड के 9वें जो मुख्यमंत्री रहे हैं मित्रों, कौन से क्रम के? 9वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा ये घोषणा किया गया, ठीक है ना। और इस डैम को बनाने का उद्देश्य देहरादून की बहुत तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या था, और इसको बनाया गया था कि आगे के जो 50 साल है उनमें देहरादून की जल आपूर्ति किया जाएगा। किससे? तो आपका जो ये सोंग डैम है ना। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से अगली बात कर लेते हैं मित्रों। अब ये सोंग डैम जो है इसकी अगला पूछेगा वो कि सर सोंग बांध कितना ऊंचा बनने वाला है? तो इसकी ऊंचाई 130 मीटर होनी है। कितनी होनी है? 130 मीटर ऊंचा ये डैम बनना है। और इससे जो बिजली बनेगी मित्रों वो आपका 6 मेगावाट की बिजली बनेगी। कितने मेगावाट की? 6 मेगावाट की बिजली बनेगी। डन है ना।
अब सौंग बांध और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, आगे आने वाले 50 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए देहरादून के लिए जल की आपूर्ति को पूरा करना। किसको पूरा करना? जल की आपूर्ति को पूरा करना है मित्रों, क्योंकि बहुत तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है देहरादून शहर का, है ना। यहाँ से फिर सौंग नदी आगे बढ़ी और हम पहुंच गए देहरादून के जाखन वाले बेल्ट में। किस बेल्ट में आ गए? तो ये वाला क्षेत्र आ गया आपका कौन सा? जाखन। और जाखन आपका कहाँ है? देहरादून के अंतर्गत आ गया, है ना। इस जाखन में हम देखते हैं मित्रों कि सामने से आने वाली एक नदी है जिसका नाम क्या है? सुसवा नदी। क्या कहते हैं मित्रों इसको? सुसवा नदी। और ये सुसवा नदी जाखन देहरादून में आकर संगम बना देती, किसके साथ? सौंग नदी के। ये जो सुसवा नदी निकलती मित्रों, इसकी यदि बात करेंगे तो ये आपका देहरादून के कारगी गांव से निकलती है। कहां से निकलती है? तो कारगी गांव देहरादून से निकलती। कहां से निकलती है? तो कारगी गांव। और ये कारगी गांव आपका कहां का है? तो देहरादून के अंतर्गत आता है। कौन सी जगह? कारगी गांव आता है देहरादून में, है ना। यहां से सुसवा आगे बढ़ी तो सबसे पहले इसमें इसकी सहायक, इसमें जो है बिंदाल और इस्पना, दो नदियां इसकी सहायक होती है। पहली जो है इसमें क्या मिल जाती है? तो बिंदाल नदी सहायक है किसकी? आपका सुसवा नदी की। और दूसरी आपकी कौन सी नदी इसमें मिल जाती है? तो रिस्पना। और यही क्वेश्चन आपके लिए रिपीट होते हैं कि बिंदाल और जो रिस्पना है वो किसकी सहायक नदियां हैं यहाँ पर? तो आपका किसकी है? सुसवा नदी की, जो कि देहरादून के कारगी गांव से निकलकर आगे बढ़ती है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं मित्रों तो ये जो आपका सुसवा रिवर है ये संगम बना लेती है किसके साथ? सौंग नदी के साथ। और फिर सौंग नदी आगे बढ़ती है देहरादून में। और आगे चलते चलते हम देखते हैं कि ये लगभग जो है नाला पानी नाम के क्षेत्र में पहुंचती है। कहाँ पहुंच जाती है? नाला पानी क्षेत्र में। और यहाँ पर आगे आकर इसमें एक नदी संगम बना लेती है, जिस नदी का नाम क्या है? नाला पानी गाड़ है। कौन सी नदी यहाँ मिल जाती है इसमें? तो नाला पानी गाड़ नाम की एक नदी है जो आपका नाला पानी क्षेत्र में आकर किस में मिल जाती है? तो सौंग नदी में। और इसी क्षेत्र में मित्रों हमने पढ़ा था वो ऐतिहासिक खलंगा का युद्ध हुआ था। कौन सा किला था? खलंगा का किला। तथा खलंगा का बैटल जो हुआ था वो 30 नवंबर 1814 ईस्वी को खलंगा का जो युद्ध है वो इसी क्षेत्र में हुआ था, है ना। और इस युद्ध में हमने देखा कि सबसे पहले मारा गया था ब्रिटिश सेनापति कर्नल जिलेस्पी, और उसकी हमने समाधि बनाई हुई है खलंगा क्षेत्र में इस जगह पर, है ना। और फिर 30 जब लास्ट अंततः ये युद्ध होता है 30 नवंबर 1816 में, तो उस दिन फिर इसमें बलभद्र थापा के नाम से गोरखा सेनापति भी मारा जाता है। तो दोनों ही लोगों की समाधियां बनाई हुई है इस क्षेत्र में, जिसको हम क्या कहते हैं? नाला पानी क्षेत्र। यहीं पर खलंगा का युद्ध होगा। यहाँ यहीं पर आगे आकर इसमें नाला पानी गाड़ की नदी संगम बनाएगी किसमें? सौंग नदी में। यहाँ से नदी फिर आगे बढ़ेगा मित्रों, यहाँ से नदी आगे जाएगा तो हम देखेंगे कि इस क्षेत्र से भी आगे बढ़ेगा। और अब ये नदी कहाँ पहुंच जाएगा? डोईवाला में। कहाँ पहुंच जाएगा मित्रों? तो डोईवाला वाले क्षेत्र में। ये जो जगह है आपका, ये कौन सा क्षेत्र है? तो डोईवाला का क्षेत्र है। और डोईवाला आप जानते हैं मित्रों की विधानसभा का क्षेत्र रहा है किसका? तो ये डोईवाला का जो क्षेत्र है ये विधानसभा क्षेत्र रहा आपका किसका? त्रिवेंद्र सिंह रावत का। जबकि इस बार उत्तराखंड की जो 5वीं विधानसभा है उसमें यहाँ से विधायक बने हैं कौन? बृजभूषण गैरोला। तो अब यहाँ से विधायक कौन है डोईवाला से? इस बार में 5वीं विधानसभा में बृजभूषण आपके गैरोला साहब विधायक है ना। यहाँ पर हमने देखा कि नवंबर 2020 का समय है और इस क्षेत्र में एक और डैम को बनाने की घोषणा किया उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री एक बार फिर से कौन? त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। यहीं पर जो है एक और डैम बनाने की बात करते हैं, वो कब? तो नवंबर 2020 में। और इस डैम का जो नाम है वो है आपका क्या? सूर्योधार बांध बनाया गया। यहाँ पर कौन सा बांध बनाया गया इसके ऊपर? तो सूर्योधार बांध बनाया गया है ना। और इस बांध को बनाने का उद्देश्य केवल इस क्षेत्र के आसपास के गांवों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। किसके लिए बनाया गया? सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये डैम यहाँ पर बनाया गया है डोईवाला में, है ना। और वर्तमान नाम मित्रों इसका स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम
नाम से ये जाना जाता है ना। तो समझते हैं कि गजेंद्र दत्त नैथानी जो थे ये कौन थे, तो ये पौड़ी गढ़वाल से संबंधित एक व्यक्तित्व है जो आरएसएस से संबंध रखते थे, और उन्हीं की स्मृति में इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी डैम, जो कि नवंबर 2020 में घोषित किया था किसने, उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, है ना। और कहाँ बन रहा है, तो डोईवाला में। और क्यों, क्या उद्देश्य इसको बनाने का, तो सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना। यहाँ से फिर नदी आगे चली गई, यहाँ से रिवर आगे बढ़ेगा, और फिर हम देखेंगे कि ये लगभग जो है रायवाला वाले क्षेत्र में चली जाती है ना। और रायवाला मित्रों देहरादून जिले के अंतर्गत ही आता है, ये आपके लिए प्रश्न भी उसने पूछा है। और रायवाला में जब हम जाएंगे तो रायवाला में जाकर जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो नदी है सोंग नदी, ये सामने से गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। किस नदी में मर्ज हो जाती है, किस नदी में मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। तो सोंग किसकी सहायक है, गंगा नदी की। किस क्षेत्र में संगम बनाती मित्रों, तो ये आपका रायवाला, और रायवाला प्रॉपर आपका देहरादून जिले में आता है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना, जो कि आर्मी छावनी के लिए भी प्रसिद्ध है रायवाला। रायवाला में जाकर नदी मिल गई किससे, गंगा नदी से, और इस तरह से आपका सोंग तथा सुसवा नदी तंत्र जो है वो भी कंप्लीट होता है। उत्तराखंड का तीसरा ड्रेनेज सिस्टम या जो रिवर सिस्टम है आपका, वो इस तरह से आपको तैयार करना है ना। तो इसके बाद चलिए आगे चलेंगे मित्रों, नेक्स्ट बात करेंगे देहरादून जनपद के कुछ अन्य बातें समझते हैं। अब देखो देहरादून के नेशनल पार्क की बात करेंगे। देहरादून के अंतर्गत कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन से वन्य जीव विहार है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। तो इनमें हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क में यहाँ पर कि नेशनल पार्क कौन से यहाँ आते हैं, वन्य जीव विहार कौन कौन से यहाँ आते हैं, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कौन कौन से प्रमुख स्थल यहाँ पर आते हैं देहरादून जिले में, है ना। तो अगला टॉपिक हमारा होगा देहरादून के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फेमस जो यहाँ के प्लेस है, प्रमुख जो स्थान आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें सबसे पहले मित्रों यहाँ पर हमने जो है एक टॉपिक पर बात करना है, वो था आपका ये जो आपका गलोगी प्रोजेक्ट बना हुआ है। कौन सा प्रोजेक्ट है, तो गलोगी जल विद्युत प्रोजेक्ट है। कौन सा मित्रों, तो गलोगी जल विद्युत प्रोजेक्ट है ना। कौन सा, गलोगी जल विद्युत जो प्रोजेक्ट है ना, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं नेशनल पार्क के ऊपर। देखो क्या था मित्रों, यदि आप देखेंगे भारत के ऊपर, तो भारत की यदि बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले जो विद्युत संयंत्र लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा, ये आपने दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में लगाया था। कहाँ लगाया था, दक्षिण भारत के तो कर्नाटक राज्य में लगाया था, है ना। यदि हम इसको समझेंगे तो कर्नाटक में मित्रों शिव समुद्रम नाम का एक झरना है, और ये शिव समुद्रम जो झरना है ये कावेरी नदी पर बनता है कर्नाटक के अंतर्गत, और इसमें सबसे पहला जो आपने जो है जल विद्युत संयंत्र लगाया था अंग्रेजों ने, वो यहीं पर लगाया था। तो कावेरी नदी पर हम देखेंगे दक्षिण भारत में कि ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर मित्रों एक वाटरफॉल गिरता है, एक झरना गिरता है। इस झरने का नाम क्या था आपका, तो इस झरने का नाम यहाँ पर आता है क्या, शिव समुद्रम झरना। कौन सा, शिव समुद्रम, है ना। और इसी झरने के ऊपर पहली बार अंग्रेजों ने टरबाइन चलाया, और 1902 में भारत में पहली बार बिजली बनाया था। कब, 1902 में। ये भारत का पहला विद्युत संयंत्र था जो कि दक्षिण भारत में लगा था मित्रों, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र, है ना। और दक्षिण भारत के किस राज्य में लगा था, तो कर्नाटक राज्य में। और किस नदी के ऊपर, तो आपका कावेरी नदी के ऊपर ये बना था। कौन सा रिवर था, कावेरी नदी का, है ना। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि ब्रिटिश काल में भारत में पहली बार जो जल विद्युत की संभावना या जल विद्युत बनाया गया था, वो कहाँ था, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, है ना। अब उत्तर भारत की बात करेंगे मित्रों, तो ये जो हमारा उत्तराखंड राज्य आता है, इस उत्तराखंड राज्य में मसूरी के पास एक जगह है आपका, यहाँ पर एक झरना गिरता है, और इस झरने का, इस वाटरफॉल का नाम है मित्रों क्या, भट्टा फॉल। कौन सा फॉल है, भट्टा फॉल। और इस भट्टा फॉल, जो भट्टा फॉल आपका मित्रों यदि पूछेगा कि इसके नियर अबाउट, इसके पास कौन सा गांव आता है आपका, तो यहीं पर आपका मसूरी के आसपास का क्यारकुली गांव आता है। किस गांव के पास है, तो क्यारकुली गांव के पास ये झरना गिरता है ना। हुआ क्या मित्रों कि जब अंग्रेजों ने, सबसे पहले हम समझेंगे कि अंग्रेजों ने मित्रों 1825 ईस्वी में मसूरी शहर को
80 वर्षों के लिए परमार शासक किससे, सुदर्शन शाह से लीज पर लिया था। किससे लिया था, सुदर्शन शाह से लीज पर लिया था। कितने साल के लिए, 80 साल के लिए। और ये जिसने लीज पर लिया था मित्रों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आयरिश अधिकारी, आयरिश का मतलब आयरलैंड का अधिकारी है, और जिनका नाम क्या था, कैप्टन यंग के नाम से ये जाने जाते थे। तो इन्होंने मसूरी शहर को 1825 ईस्वी में टिहरी के राजा सुदर्शन शाह से 80 सालों के लिए क्या लिया, लीज पर लिया था, पट्टे पर लिया था, है ना। और कहते हैं कि जब ये 1825 में ये ब्रिटिशर्स इस मसूरी में आए, मध्य हिमालय के ऊपर बेटा आपका मसूरी शहर है, भारत का एडिनबरा कहते हैं और बहुत उपनामों से जाना जाता है। तो फिर यहाँ पर इस समय अंग्रेजों ने इसको छावनी के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और कुल 6000 लोग यहाँ पर निवास करते थे। कहाँ, मसूरी के अंतर्गत, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, मसूरी एक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल है और यहाँ का जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता गया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा कि जो 1880-90 का समय है मित्रों, यहाँ चलते चलते ये जो पॉपुलेशन ये इंक्रीज होके इसका जो है 16 से 20 हजार के बीच हो गया। कितने लोग आपको मसूरी में मिलने लगे, 16 से 20 हजार लोग यहाँ निवास करते थे। अब इतने जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी तो पानी का संकट पैदा हो गया था। कहाँ, मसूरी में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, इस समय टिहरी रियासत का राजा कौन होता था मित्रों, तो कीर्ति शाह होते थे। कौन होते थे, कीर्ति शाह। और इन कीर्ति शाह से कहा कि ये जो टिहरी गढ़वाल का केम्प्टी वाटरफॉल है, यहाँ से कृपा करके आप हमें क्या करें, पानी की सप्लाई दें, जिससे मसूरी की जो जल आपूर्ति उसको पूरा किया जा सके। परंतु कीर्ति शाह केम्प्टी फॉल से अंग्रेजों को पानी जो है देना मना कर देते हैं ना। इसके बाद मित्रों आगे इन्होंने क्या किया कि ये जो देहरादून की, मसूरी से नीचे देहरादून की तरफ आपका भट्टा फॉल गिर रहा था क्यारकुली गांव के पास, इस भट्टा फॉल से इन्होंने प्लान किया कि हम भट्टा फॉल से ही मसूरी शहर को क्या देंगे, पानी की सप्लाई को पूरा करेंगे, है ना। और फिर कहते हैं कि 1904 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी आया था जिसका नाम था एकमैन, और इन एकमैन साहब ने ये जो गलोगी प्रोजेक्ट है, ये जो गलोगी से या ये जो भट्टा फॉल से मसूरी तक पानी लाने की योजना है उसको डिजाइन किया था। डन है ना। अब जब एकमैन ने इसका डिजाइन किया तो ये गलोगी जो प्रोजेक्ट है, फिर कहते हैं कि लगभग 1907 में मित्रों इस पर निर्माण कार्य शुरू हो गया। कब से, 1907 से, है ना। तो उत्तर भारत का पहला जो जल विद्युत संयंत्र है वो मसूरी के भट्टाफाल में लगा मित्रों, और ये 1907 से जो है इसमें कार्य शुरू हुआ, है ना। अब देखो 1907 से ये बनना शुरू हुआ और फिर 1909 की यदि बात करेंगे तो मई 1909 का दिन होता है आपका 24-25 मई 1909 में इस जो आपका ये गलोगी आपका जल विद्युत संयंत्र है, इसमें मसूरी में पहला बल्ब जलाया गया था। मसूरी में पहली बार जब बिजली आया था, कब, 1909 में। निर्माण कार्य शुरू हुआ था इसका कब, 1907 में। तो इस प्रकार से उत्तर भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र आपके उत्तराखंड में ही देहरादून जिले के मसूरी में लगाया गया था, और ये आपका 1907 में इसका कार्य शुरू हुआ था। 1909 में मसूरी में इससे पहली बार मई के महीने में 24 या 25 मई का दिन है जब बिजली जलाया गया था, है ना। इसके बाद कहते हैं कि 1912 में इसी गलोगी प्रोजेक्ट से हमने किस शहर को बिजली दिया था, देहरादून शहर को भी जोड़ दिया था। कहाँ को, देहरादून को। और फाइनली 1914 तक इसका जो निर्माण कार्य है, इसके सभी जो टनल है निर्माण कार्य वो पूरा हो गया था, है ना। तो ये उत्तर भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र बना था। अंग्रेजों ने उत्तर भारत में पहली बार जो बिजली बनाने का प्रयास या बिजली बनाया वो गलोगी में बनाया था, और दक्षिण भारत में जो बनाया था वो कर्नाटक के शिव समुद्रम नामक झरने के ऊपर टरबाइन चलाकर कावेरी नदी पर बनाया था, है ना। तो इसी की वो बात कर रहे थे कि जो है गलोगी जो आपका प्रोजेक्ट है, इस पर देखते हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, गलोगी जल विद्युत प्रोजेक्ट है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया है। क्या, गलोगी जल विद्युत प्रोजेक्ट, है ना। ये आपने पढ़ लिया है 1909 में, 1907 में, 1902 में। ये आपका जो है भट्टा फॉल आपको जो है दिखाया गया है, और ये आपका गलोगी जो आपका विद्युत संयंत्र है उसका कुछ आपको जो है चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किए गए या दिखाए गए, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
अगली बात करते हैं नेशनल पार्क के ऊपर, है ना। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे मित्रों कि इस देहरादून जिले में यदि हम बात करें तो यहाँ पर देहरादून जिले के अंतर्गत हम जानेंगे यहाँ नेशनल पार्क आपका एक नेशनल पार्क मिलेगा, और वो नेशनल पार्क आपका कौन सा है, राजाजी नेशनल पार्क है। कौन सा है मित्रों, तो राजाजी नेशनल पार्क है ना, राजाजी नेशनल पार्क। इसमें इस साइड में आप देखेंगे ये पौड़ी गढ़वाल का एरिया है, ये देहरादून है, और ये आपका हरिद्वार वाला क्षेत्र है। तो कितने जनपदों में विस्तृत है, ये 3 जनपदों में विस्तृत है मित्रों आपका कौन सा, राजाजी नेशनल पार्क। कितने जनपदों में, 3 जनपदों में, है ना। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले क्या था। देखो इधर देख लीजिएगा, उत्तराखंड में यदि बात करेंगे तो वर्तमान में उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों, तो 6 नेशनल पार्क आते हैं। कितने, तो 6 नेशनल पार्क, है ना। इसमें सबसे पहले जो बनाया गया वो हम पढ़ेंगे नैनीताल और पौड़ी के ऊपर जो स्थित है वो है कार्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, तो कार्बेट नेशनल पार्क है ना। ये आपने बनाया कब, 1936 ईस्वी में। फिर आपने बनाया इसके बाद दूसरा जो नेशनल पार्क है वो आपका आता है क्या, गोविंद नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क मित्रों, तो गोविंद नेशनल पार्क, और ये आपने 1980 के आसपास बनाया। फिर तीसरा आपका आता है मित्रों क्या, ये आता है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क। कौन सा आ जाता है, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर चमोली का, और ये आपने बनाया कब, 1982 के आसपास। फिर चौथा कौन आ जाता है मित्रों, तो ये आ जाता है नंदा देवी नेशनल पार्क। कौन सा, नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली का, और इसका आपने निर्माण करवाया 1982 में। फिर 5वें की बात करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि यह आ जाएगा हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी जिले का राजाजी नेशनल पार्क, और इसको आपने बनाया मित्रों 1983 में। और फिर छठा जो आ जाएगा वो आ जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि गंगोत्री के आसपास के क्षेत्रों में है, गंगोत्री नेशनल पार्क, और ये आपने बनाया कब, 1989 में। उत्तराखंड का एरिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री है, सबसे छोटा नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर है 87.5 वर्ग किलोमीटर के साथ, है ना। जबकि 2390 के साथ गंगोत्री सबसे बड़ा है ना। हम बात करें राजाजी नेशनल पार्क की, मैंने बताया मित्रों आपको कि ये देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार की बाउंड्री पर स्थित है ना। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले 1936 में देहरादून के अंतर्गत मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना किया जाएगा। 1948 में हरिद्वार में हम देखेंगे कि राजाजी वन्य जीव विहार की स्थापना किया जाएगा, और 1977 में ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच में चीला वन्य जीव विहार की स्थापना किया जाएगा, है ना। और 1983 में भारत सरकार के द्वारा इन तीनों ही वन्य जीव विहारों को मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो राजाजी नेशनल पार्क आपका कब बना, 1983 में, है ना। और कितने जो है वन्य जीव विहारों को मिला के बनाया गया मित्रों, तो आपका मोतीचूर 1936, राजाजी आपका 1948, और चीला वन्य जीव विहार कब, 1977, है ना। तो थोड़ा देख लेते हैं स्थिति में की यदि बात करेगा मित्रों इसकी, तो इसकी जो स्थिति है आपका वो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में मैंने आपको स्पष्ट करा दिया है। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका कहाँ आता है, तो देहरादून में, और न्यूनतम एरिया इसका कहाँ आता है, तो पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज्यादा एरिया कहाँ है, देहरादून में, और सबसे कम कहाँ है, तो पौड़ी में। इसका जो हेड ऑफिस है मित्रों ये कहाँ है, देहरादून के मोतीचूर रेंज में। कहाँ है मित्रों इसका मुख्यालय, तो देहरादून के मोतीचूर वाला जो बेल्ट है इसी में राजाजी का मुख्यालय आता है। स्थापना कब हुआ, 1983 में, और मैंने बोला कि इससे पहले मित्रों मोतीचूर वन्य जीव विहार 1936 में बनाया था, राजाजी वन्य जीव विहार 1948 में आपने बनाया, और चीला वन्य जीव विहार 1977 में बनाया, है ना। इस छोटे से क्षेत्र में 3 अलग अलग क्या थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, और इन्हीं तीनों को मर्ज करके हमने क्या बना दिया, 1983 में राजाजी नेशनल पार्क बना दिया, है ना। इसका जो क्षेत्रफल है वो मित्रों कितना है, 820.42 वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया है, तो 820.42 वर्ग किलोमीटर, है ना। ये पूरा के पूरा आप देख रहे हैं ये राजाजी का बेल्ट है मित्रों, और ये आपका देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार 3 जिलों के अंतर्गत आता है ना। अब यहाँ से आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं मित्रों यहाँ से कि इसका जो उपनाम रहा राजाजी, वो राजाजी उपनाम रखने के पीछे इसका क्या कारण था। तो उपनाम क्या है इसका, राजाजी के नाम से आप जानते हैं। किसके नाम से, राजाजी के नाम से इसको जानते हैं ना। और राजाजी किसका उपनाम था, तो चक्रवर्ती
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को हम किस नाम से जानते थे मित्रों? तो राजा जी के नाम से जानते थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का ये उपनाम हुआ करता था, गोपालाचारी का ये उपनाम हुआ करता था, है ना, ये आप ध्यान रखना। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या थे? तो 1948 से लेकर और 24 जनवरी 1950 तक, 24 जनवरी 1950 तक ये भारत के या स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे, है ना। आप सभी को पता है कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। तो इससे पहले ये जो पद होता था मित्रों, ये आपका क्या था? गवर्नर जनरल का पद था। और ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, इन्हीं का उपनाम क्या होता था? राजा जी होता था, है ना। और क्या होता था मित्रों कि जब भी ये योग ध्यान मेडिटेशन के लिए आते थे तो देहरादून के अंतर्गत इनका जो है राजा जी के जो जंगल है या देहरादून के जो आपके हरिद्वार क्षेत्र के जो जंगल है, वहां इनका आश्रम बना हुआ था। और इसी आश्रम में ये योग ध्यान लगाने आते थे, मेडिटेशन करने के लिए आते थे, है ना। और फिर यहीं से इस क्षेत्र का नाम, हरिद्वार के इस जंगलों का नाम राजा जी रखा गया। और फिर आपने देखा कि 1983 में जब हमने जो है मर्ज किया मोतीचूर को, हमने मर्ज किया राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, हमने मर्ज किया चीला सेंचुरी को, तो फिर 1983 में हमने इनका कंबाइंड नाम रख दिया क्या? राजा जी नेशनल पार्क, है ना। तो इन्हीं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का जो 1948 से 24 जनवरी 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे और फिर ये पद राष्ट्रपति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले जो है प्रेसिडेंट आपके बनाए गए, तो इसके लिए जो है जाने जाते हैं कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब अगली बात करते हैं मित्रों, यदि हम देखेंगे तो भारत में 1954 ईस्वी में भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान है वो भारत रत्न शुरू कर दिया गया था। कौन सा सम्मान? भारत रत्न, है ना। कब से शुरू हुए? 1954 में। भारत रत्न में मित्रों कभी भी पूछेगा तो भारत रत्न में हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच से आपको उगते हुए सूर्य का प्रतीक दिखाई देगा और यहीं पर मित्रों पीपल का पत्ता इस भारत रत्न में बना होता है। जो प्रश्न आपके लिए चलते रहते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है और इसमें कोई भी जो है राशि या धनराशि आपको नहीं दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। भारत रत्न की बात करें तो सर 1954 में शुरू हुआ और प्रत्येक वर्ष ये अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? मतलब प्रत्येक वर्ष नहीं, जब भी भारत में कुछ ऐसी शख्सियतें आए जिनको सरकार समझे कि इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, तभी ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ष नहीं होता है ना। तो मैक्सिमम हम एक बार में कितने लोगों को दे सकते हैं? 3 लोगों को, है ना। तो जो 1954 के भारत रत्न दिए गए थे, भारत के पहले भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा जो है सम्मान, ये भी 3 लोगों को ही दिए गए थे। कितने लोगों को? 3 लोगों को, जिसमें पहला नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसका मित्रों? तो सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, पहला इनको दिया गया। इसके बाद दूसरा जो सम्मान दिया गया था 1954 में, यह आपका दिया गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। किसको मित्रों? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सेकंड आपका जो सम्मान दिया गया। और तीसरा जो सम्मान दिया गया वो दिया गया 1930 में रमन प्रभाव की खोज करने के लिए सीवी रमन को। तो ये भारत के पहले जो है आपने क्या दिए थे? भारत रत्न सम्मान। तो मित्रों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दूसरे पर्सनालिटी थे 1954 में जिनको हमने भारत रत्न से भी सम्मानित किया था और उन्हीं के नाम पर ये राजा जी के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है और यहीं से ये नाम निकल कर आया है ना। चलिए अब देखते हैं, इसमें आगे चलते हैं मित्रों। यहाँ हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं कि ये जो राजा जी नेशनल पार्क है मित्रों, इसका नाम भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के नाम पर रखा गया। 1948 में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने जब माउंटबेटन यहाँ से छोड़कर चले गए थे। मैंने अभी करवाया ना। 1954 में मित्रों इनको हमने भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया। ये भी आपने समझ लिया कि 3 लोगों को दिया, पहला 1954 में ही शुरू हुआ। 1992 में राजा जी नेशनल पार्क से ही हमने मित्रों क्या किया?
हाथी परियोजना का जो है इसमें शामिल किया, और भारत में हाथी परियोजना झारखंड के सिंहभूमि जिले से शुरू किया गया था, हाथी बचाओ परियोजना। क्योंकि मित्रों हाथियों का शिकार किया जा रहा था, हाथी दांत जो बेचे जाते हैं बहुमूल्य होते हैं, बहुत महंगे बेचे जाते हैं, इसी के लिए हाथियों का जो शिकार किया जा रहा था, तो इनको बचाने के लिए 1992 एलिफेंट प्रोजेक्ट भारत में शुरू हुआ झारखंड के सिंहभूमि जिले से। और उत्तराखंड में यदि बात करेंगे तो राजाजी को इसमें शामिल किया गया था 1992 में। 15 अक्टूबर 2010 को हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है घोषित कर दिया गया। इसमें आप आगे चलेंगे 15 अप्रैल 2015 का दिन था मित्रों, और इसे भारत का 48वां टाइगर रिजर्व राजाजी को बनाया गया तथा उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया। इस समय लगभग जो है इनकी संख्या मित्रों बढ़ गई है टाइगर रिजर्व की, ये जो है 40 नहीं, आप इसको मत देखिएगा, है ना। तो ये हमने देखा कि 15 अप्रैल 2015 को भारत का 48वां टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व बना है ना। आपको पता है मित्रों कि 1 नवंबर 1973 से भारत सरकार ने चलाया था प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, और उस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुआ था, है ना। और अभी वर्तमान में बात करेंगे तो भारत में 54 या 55 टाइगर रिजर्व घोषित हो चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड का पहला कॉर्बेट था जहां से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, और दूसरा 15 अप्रैल 2015 को आपने राजाजी को भी क्या किया, टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया था। डन है ना ये, तो यहां तक का आपका क्लियर हो गया है ना। इसके बाद अगला ही क्वेश्चन मित्रों बनता है कि बताइए कब जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। तो बाघ दिवस मित्रों प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखते हैं ना, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग नामक शहर में दुनिया के सभी देशों का एक समिट हुआ था, जहां हमने 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना करने का निश्चय लिया था। और इसीलिए उस 29 जुलाई को जो 2010 में दुनिया के देशों का मीटिंग हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं ना, टाइगर डे के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला बात करते हैं कि ये जो राजाजी यहाँ संख्या सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जो पशु है मित्रों वो क्या है? चीतल की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है किसमें? राजाजी नेशनल पार्क में। आगे चलेंगे तो इसके अतिरिक्त यहाँ जंगली सुअर, हिमालयन काले भालू, अजगर आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और यहाँ लगभग 315 प्रजाति के आपके क्या मिलते हैं? पक्षी पाए जाते हैं किसमें? राजाजी के अंतर्गत, राजाजी की यदि बात करेंगे, है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं अगले पर। अगला जो है उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क, ये मैंने आपको करवा ही दिए। कॉर्बेट बना था 8 अगस्त 1936 को, जिसका पहले नाम होता था मित्रों हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका जब ये स्थापित हुआ? तो हेली नेशनल पार्क। और ये जो हेली जो थे मित्रों, ये उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत के ब्रिटिश कमिश्नर होते थे। किसके ब्रिटिश कमिश्नर? संयुक्त प्रांत के। और कहते हैं कि इन्होंने जो है बंगाल टाइगर को बचाने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की थी, इसीलिए इसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क आता है। 1936 से 47 तक, 1947 से 57 तक रामगंगा नेशनल पार्क, 57 से लेकर और 2021-22 तक आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और 2022 में फिर से रामगंगा हो गया। तो ये कॉर्बेट आपका 1936 में संयुक्त प्रांत के कमिश्नर हेली के द्वारा बनाया गया था बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। इस पर चर्चा करेंगे जब हम नैनीताल और पौड़ी में इसको पढ़ेंगे। दूसरा उत्तरकाशी के मित्रों अगर हम बात करेंगे, उत्तरकाशी के जो है रुपिन सुपिन वैली में जो आता था आपका सुपिन वैली में जो आता है वो गोविंद नेशनल पार्क है ना। ये 1980 में बना और 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। और यहीं पर मित्रों वो आपका कौन सा हर की दून वाला जो क्षेत्र आता है वो इसी क्षेत्र में आता है। कौन सा? उत्तरकाशी का हर की दून वाला जो बेल्ट है ना। इसके बाद तीसरी हमने बात करी थी, मैंने बता भी दिया था आपको कि नंदा देवी चमोली के अंतर्गत बनाया गया नेशनल पार्क। कब बना? 1982। कितना एरिया है? 624 वर्ग किलोमीटर। फिर फूलों की घाटी उत्तराखंड का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है, 1982 में 87.5 मीटर वर्ग किलोमीटर एरिया लेकर ये बना हुआ है। डन है ना। फूलों की घाटी की बात करेंगे मित्रों तो इसको जो है 1931 में फ्रैंक स्माइथ नाम का एक ऑस्ट्रेलियन है जो अपने 3 दोस्तों के साथ यहाँ घूमने जाएंगे। हम पढ़ेंगे पूरा इतिहास की कैसे बना था। फिर वैली ऑफ फ्लावर लिखा जाएगा 1938 में। फिर 1939 में यहीं पर जॉन लेगी बेयर्ड का मृत्यु होगा, उसको समझेंगे। अगला राजाजी नेशनल पार्क हमने पढ़ ही लिया है मित्रों कि 1983 में 3 वन्य जीव बिहारों को मर्ज करके 820 वर्ग किलोमीटर
किलोमीटर का ये नेशनल पार्क है। और गंगोत्री आपका गंगोत्री घाटी में गंगोत्री ग्लेशियर के नीचे वाले क्षेत्र में 1989 में 2390 वर्ग किलोमीटर के साथ उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है, नेशनल पार्क है। यहां से भी आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं विनोग माउंटेन क्लेव। और विनोग माउंटेन क्लेव क्या है, ये विनोग माउंटेन क्लेव जो है ये उत्तराखंड का सबसे छोटा क्या है, वन्य जीव विहार है। क्या है मित्रों, तो वन्य जीव विहार है ना। और वन्य जीव विहार एक ऐसी शरण स्थली होती है, एक ऐसी प्राकृतिक शरण स्थली होती है जिसमें हम किसी पशु या पक्षी को बचाने का प्रयास करते हैं, उसको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, उसको कंजर्व करने का प्रयास करते हैं ना। तो हुआ क्या मित्रों, पहले तो समझ लीजिए इस विनोग माउंटेन क्लेव की जो स्थापना हुआ हमारा, ये स्थापना हुआ था कब, 1936 में। कब स्थापित हुआ, 1936 में। एरिया कितना है इसका, 11 वर्ग किलोमीटर है। और स्थिति कहाँ है, देहरादून जनपद के मसूरी में है ना। और माउंटेन क्लेव या पहाड़ी तीतर जब भी आपको बोलेंगे तो ये आप सामने देख रहे हैं मित्रों कि ये हमारा क्या है, माउंटेन क्लेव है जो आप देख रहे हैं, है ना। तो हुआ क्या, 1876 ईस्वी में देखा गया कि ये जो पहाड़ी तीतर है, ये जो माउंटेन क्लेव है, ये जो है विलुप्त हो गया। कहां से, उत्तराखंड के क्षेत्रों से क्या हो गया, विलुप्त हो गया है ना। और फिर हमने देखा मित्रों कि लगभग 1980 से 90 का जो दशक है, कब का, 1980 से लेकर 1990 का जो दशक है, इसके दौरान एक ब्रिटिश जो है यात्री उत्तराखंड आते हैं, मसूरी क्षेत्र में आते हैं, जिनका नाम क्या होता है, सर विनोग होता है। क्या होता है, विनोग होता है ना, सर विनोग होता है। और जब ये 1980 से 90 के दशक में मसूरी में पहुंचते हैं तो ये दोबारा से मित्रों आपको इनको यहाँ दिखाई देता है क्या, ये जो आपका जो पक्षी है क्या, माउंटेन क्लेव या पहाड़ी तीतर है ना। और इस प्रकार से दोबारा से इस पहाड़ी तीतर को, पहाड़ी बटेर को बचाने का प्रयास किया जाता है तथा इसको जो है 1993 में स्थापित किया जाता है। ये क्षेत्र जिसको आप क्या कहते हैं, विनोग माउंटेन क्लेव। तो विनोग आपका ब्रिटेन का एक यात्री है, एक है ना। और माउंटेन क्लेव ये इस पहाड़ी तीतर को बचाने का, इसको कंजर्व करने का एरिया है। इसका जो क्षेत्रफल है मित्रों कितना है, 11 वर्ग किलोमीटर। और उत्तराखंड का सबसे छोटा ये क्या है, तो वन्य जीव विहार है। यदि अभी बात करें तो उत्तराखंड में लगभग जो है 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें सबसे पहले जो वन्य जीव विहार बना वो गोविंद वन्य जीव विहार 1955 में। उसके बाद केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972 में उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। इसके बाद आप पढ़ते हैं कि अगला जो बना वो आपका जो है पिथौरागढ़ क्षेत्र का अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 में। उसके बाद 1987 में पौड़ी का सोना नदी वन्य जीव विहार, 1988 में आपका विंसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा का, 1993 में आपने पढ़ा विनोग माउंटेन बना, और 2012 में आपने नंधौर वन्य जीव विहार को बनाया। तो अभी कितने हैं, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। अब इसमें देखते हैं यह मुख्यतः, यदि इसके बारे में समझेंगे मित्रों आप, तो यह मुख्यतः हिमालयन बटेर या पहाड़ी तीतर के लिए जाना जाता है। मैंने आपको स्पष्ट करा ही दिया, हिमालयन बटेर एक विलुप्त पक्षी है जो अंतिम बार 1876 में देखा गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ गुरल, काकड़ आदि पशु पाए जाते हैं, है ना। फिर मित्रों 1980 से 90 के दशक में ये जो हिमालयन बटेर है ये दोबारा दिखाई देता है, और उसी के लिए 1993 में आपने कंजर्व किया उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार। यहाँ से आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन्य जीव विहार की बात करेंगे मित्रों। तो गोविंद वन्य जीव विहार बना कब, 1955। एरिया कितना है, 485। इसके बाद केदारनाथ उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार क्या है मित्रों, तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। और ये आपका बना कब, 1972 ईस्वी में। इसका एरिया कितना है, 957 या 975 होगा मित्रों, इसको है ना थोड़ा देख लीजिएगा। तीसरा कौन सा है, अस्कोट वन्य जीव विहार, जो कि पिथौरागढ़ में है। और ये अस्कोट वन्य जीव विहार कस्तूरी मृग के लिए संरक्षित किया गया है। किसके लिए कंजर्व किया गया है, कस्तूरी मृग के लिए कंजर्व किया गया। ये कहाँ है आपका, पिथौरागढ़ में। और इसको जो है यदि आप बात करेंगे तो 1972 ईस्वी के बाद जो इसमें संरक्षण की बात हुआ। अगला सोना नदी पौड़ी गढ़वाल में आता है 1987 में, 301 वर्ग किलोमीटर। अगला विंसर मित्रों अल्मोड़ा में आता है, 1988 में बना, और 47 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा। अगला विनोग माउंटेन क्लेव आपने अभी ही पढ़ा है। और अगला नंधौर वन्य जीव विहार आपका 2012 में 270 वर्ग किलोमीटर है ना। यहाँ से भी आगे चलते हैं, अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मालसी डियर पार्क की। तो मालसी डियर पार्क आपका 19 फरवरी 2013 को आपका देहरादून जिले में ये जो है गठित किया गया। यहाँ पर आपका
आपका मालसी नाम का जो सबसे छोटा हिरन की प्रजाति होती है मालसी की, उसको बचाने के लिए इसको हमने कंजर्व किया है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगला बात करते हैं देहरादून जनपद के प्रमुख ताल के बारे में। तो सबसे पहला कांसरो ताल, और ये कांसरो ताल मित्रों देहरादून के रायवाला के पास है, और रायवाला के पास ही आपने अभी पढ़ा कि सौंग नदी जाकर किसमें गिर जाती है, गंगा में। अगला आपने पढ़ा चंदबाड़ी ताल, ये वाला जो लेक है मित्रों ये ऋषिकेश से ऊपर वाले साइड में आता है, और इसी चंदबाड़ी ताल के पास आपने बना रखा भारतीय वन्य जीव संस्थान को, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को, और जिसकी स्थापना आपने करी थी मई 1982 में, जो कि उत्तराखंड ग्रुप सी ने पूछा है। इस चंदबाड़ी ताल के बारे में मित्रों आप पढ़ते हैं, ये चंदबाड़ी ताल जो है आपका, यहीं से वो कौन सी नदी आगे बहती है, चंद्रभागा नदी, और चंद्रभागा नदी आगे जाकर ऋषिकेश में किसमें मिल जाती है, गंगा नदी के साथ मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, तो गंगा नदी के साथ, तो चंदबाड़ी ताल से ही निकलती है। अगला बात करते हैं सागर ताल मित्रों, ये भी देहरादून के अंतर्गत आता है। रामताल गार्डन, ये आपका चक्राता के पास है। वीर शहीद केसरी चंद की जन्म स्थली के लिए जाना जाता है, जिनको 3 मई 1945 को बेटा अचिन लेक नाम का जो आपका जो है न्यायाधीश था, उसने फांसी सजा दिया था, फांसी पर चढ़ गए थे 24 या 25 साल में मित्रों। और अगला गौतम कुंड, ये महर्षि गौतम की तप स्थली है, देहरादून के आसपास ही ये भी महर्षि गौतम कुंड आपको मिलेगा। यहाँ पर महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी तथा पुत्री अंजनी और अहिल्या के साथ तपस्या किया था, है ना। यहीं पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से अगली बात कर लेंगे देहरादून के वाटरफॉल की, जलप्रपात की, फटाफट से लास्ट स्टेप है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, टाइगर फॉल को। ये आपका 50 मीटर ऊंचा झरना है, और चक्राता के पास मध्य हिमालय के अंतर्गत ये आपका टाइगर फॉल आता है। देहरादून जिले का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद किमोना जो है आपका, ये भी आपका चक्राता के पास ही है, और ये 35 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है। अगला मोइंगाड वाटरफॉल, ये 20 से 25 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, और जब आप विकासनगर से बड़कोट जाएंगे नेशनल हाईवे 507 पर, तो उसमें आपको लखवाड़ बांध के आसपास ये वाटरफॉल दिखेगा, है ना। अगला मसूरी में आपका मासी वाटरफॉल मसूरी में है। सहस्त्रधारा मित्रों मैंने आपको बता ही दिया कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा सबसे विशाल झरना है, जो कि वाल्दी नदी पर गंधक के जल के लिए फेमस है। अगला जो है शिखर फॉल आपसे पूछेगा, तो ये देहरादून के अंतर्गत आता है। अगला गरुड़ चट्टी आपसे पूछेगा, तो ये वाला जो है ऋषिकेश के आसपास। पटना झरना आपका भी ऋषिकेश के आसपास, और फूल चट्टी भी आपका कहाँ मिलता है, तो ऋषिकेश के आसपास मिलता है ना। तो चलिए आज की क्लास को लगभग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने आपको लगभग जो है यहाँ झरनों तक का या वाटरफॉल तक का टॉपिक करा दिए, इससे आगे का कल करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, है ना। कल मिलते हैं, ठीक है।